अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मैं आज अपने बेहतरीन स्टूडेंट की फरमाइश पर पहली पोइम डिस्कस करने लगा हूँ। वैसे तो आज बहुत ही फेमस पोइम के बारे में लेक्चर तैयार कर रहा था जिसका नाम हॉक्स मोनोलॉग है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा भी है। लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि पोइम डिस्कस करने से पहले ये जो लफ्ज़ है मोनोलॉग, इसके बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम होगा। इसलिए मैं आज इसको डेप्थ में डिस्कस करूँगा कि ये मोनोलॉग है क्या, इसकी इकसाम क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। साथ में ये भी डिस्कस करूँगा कि मोनोलॉग होती क्या है, इसको लिखने के लिए कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत है, या जिस तरह से कोई अगर हम पोइम लिखते हैं तो पोइम लिखने के लिए हमें रूल्स डिफाइन किए जाते हैं क्रिटिक्स की तरफ से, तो इसी तरह से मोनोलॉग लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मोनोलॉग, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन ये है, द वर्ड मोनोलॉग is originated from the Greek word monos, which means alone, and the word logos means speech. Monologue is a speech that is given by a person who expresses his or her feelings or thoughts aloud. It is found commonly in films, plays, dramas and poetry. ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक दो ग्रीक वर्ड्स मोनोस और लोगोस से मिलकर बना है मोनोलॉग, जिसका मतलब यही है कि एक इंसान जो है वो प्रेजेंट करता है अकेले में ऊंची आवाज के साथ। ऑडियंस हो ना हो वो एक सेपरेट इशू है। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसका जो पॉइंट है हमारा, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका आगाज हुआ, किस तरह से इसको प्लेस का, पोइट्री का या ड्रामा का हिस्सा बनाया गया। इसमें इन ग्रीक एंशियंट थिएटर 3 actor rules was introduced. Later on it was preceded by 2 actor rule. At last it was fixed 1 actor rule. कहने का मतलब ये है कि पहले 3 एक्टर शामिल होते थे, आपस में गुफ्तगू करते थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई, चेंजिंग्स आई। चेंजिंग्स के बाद उन्होंने कह दिया कि ये 2 करैक्टर होंगे, ये आपस में डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली क्रिटिक्स ने आपस में बैठ के एक फाइनल डिसीजन ये निकाला कि ना 2 ना 3, इसमें सिर्फ एक प्रेजेंटर होगा, एक ही एक्टर होगा जो इसको प्रेजेंट करेगा। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ड्रामेटिक डिवाइस, देयरफॉर it is not rooted in dialogue, whereas dialogue evolved from monologue. कहने का मतलब ये है, मोनोलॉग से ही डायलॉग आगे निकलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, it was most commonly used in ancient Roman theater then Greek or modern theater. तो यहाँ से हम इस पास ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो मोनोलॉग है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले रोमन एंशियंट थिएटर थे, उसके बाद फिर ग्रीक की तरफ आया और फिर मॉडर्न पोइट्री में या मॉडर्न थिएटर में इसका हिस्सा बना। इन मोनोलॉग कैरेक्टर इज यूज्ड टू कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट ऑटोबियोग्राफिकल सेंसेस। यहाँ से हमें चीज़ वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई कि इसमें जो प्रेजेंटर है वो आके अपनी आप बीती, अपने बारे में बताता है, इसको मोनोलॉग कहते हैं। और कोरस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मोनोलॉग। तो कोरस आपको पता है, अगर हम बात कर लें विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट के बारे में, तो हैमलेट जो है उसमें भी मोनोलॉग पे बेस करता है सारा ड्रामा, और उसके साथ साथ उसमें कोरस भी है। अगर आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह हैमलेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये कोरस का एक अलग टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर करीब में इसकी वीडियो अपलोड करूंगा।
नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलॉग, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि ब्रीफ, इट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल बाय द प्रेजेंटर। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ब्रीफ नहीं करेंगे, ब्रीफली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो जो सामने ऑडियंस बैठी है, लिसनर है या रीडर है, वो उससे इम्प्रेस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे थीम की बारी आती है। थीम इज़ वेरी नेसेसरी इन मोनोलॉग टू मेक अ कनेक्शन विद ऑडियंस। अगर थीम स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी बात है ऑडियंस कैप्चर करेंगे, लेकिन अगर थीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जितनी मर्जी एफर्ट कर लें ऑडियंस को हम कैप्चर नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे बारी आती है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड इम्पैक्टफुल। अगर थीम के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा तो वो ऑडियंस के लिए अंडरस्टैंड करना, दिलचस्पी लेना और ज़्यादा बेहतर होगा। फोर्थ नंबर पे है लीगल स्ट्रक्चर। इट मस्ट हैव लॉजिकल एंड कैप्टिवेटिव स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, सो दैट ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द थीम। इंट्रोडक्शन है एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को मजबूर कर देती है कि वो ड्रामा को एंड तक देखें। तो जाहिर सी बात है ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जहाँ पर फ्लॉ आ गया, जहाँ पर थोड़ी सी कमी आ गई, तो क्या होगा, ऑडियंस को कैप्चर करना, ऑडियंस का ध्यान जो है वो हट जाता है। जब ऑडियंस का ध्यान हट जाता है तो फिर वो ड्रामा जो है वो वैल्यू नहीं रखता। अगर हम हैमलेट की बात करें दोबारा, क्योंकि हैमलेट बहुत अच्छा विलियम शेक्सपियर का फेमस प्लेस में से एक प्ले है, तो इसके बारे में इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें जो है ना सस्पेंस, विलियम शेक्सपियर हमेशा ड्रामे के स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सस्पेंस ही क्रिएट किए रखता है। तो ऑडियंस को वो अपने इस प्ले से हटने नहीं देता कि ऑडियंस भी इस चीज़ के लिए बेचैन हो जाती है कि वो देखें कि आखिर एंड क्या होना है। तो ये तो एक अलग बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इमेजिन्ड सिचुएशन। द प्रेजेंटर शुड बी स्किलफुल टू प्रेजेंट द इमेज इन द माइंड ऑफ द लिसनर्स। अगर प्रेजेंटर जो है उसकी क्वालिटी, उसका वे ऑफ स्पीकिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से हो कि पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला जो है उसके माइंड में वो पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा इमेज बन जाए जो वो प्रेजेंट करना चाह रहा है। जब एक प्रेजेंटर ये माइंड, ये जो स्केच जो है ये रीडर के माइंड या लिसनर के माइंड में बनाने में कामयाब हो जाता है ना, तो समझ लें कि वो ही एक कामयाब प्रेजेंटर है। तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोलॉग। टाइप्स ऑफ मोनोलॉग कितनी होती हैं इसकी टाइप्स? इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल और एक्सटीरियर, दूसरी होती है इंटरनल और इंटीरियर। अच्छा, कुछ बुक्स में या कुछ जगह पे मैंने ये पढ़ रखा है कि वो टाइप्स ऑफ मोनोलॉग को 3 तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी एक अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बेस्ट वे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइप्स को। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल मोनोलॉग को, जिसमें सबसे पहले बारी आती है सोलिलोकी की। सोलिलोकी क्या होती है? इट्स एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट लाउडली टू वन सेल्फ। कि मतलब वो अपने से बात करता है या किसी और से बात करता है। इट्स ऑफन सीन इन प्लेस, ये प्लेस में देखी जा सकती है। वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ सोलिलोकी इज हैमलेट, जिसमें हैमलेट की जो स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हैमलेट जो है बहुत ही फेमस प्ले है, जिसमें ड्रामा के शुरू में, एंड में, मिडल में और एंड में जो है सोलिलोकी ही बेस करती है, सारा मोनोलॉग ही बेस करता है। अब बारी आती है सेकंड नंबर पे। एक्सटर्नल की जो सेकंड टाइप है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बहुत ही अहम है, और वो मोस्ट तकरीबन हर प्ले, पोइट्री, ड्रामा में जो है वो यूज़ की जाती है। इसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इट्स अ स्पीच गिवन बाय अ प्रेजेंटर टू द ऑडियंस और अदर करेक्टर। यहाँ पर इसके लिए स्पीच प्रेजेंट करने के लिए ऑडियंस या दूसरा करेक्टर होना ज़रूरी है। इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, फनी और सीरियस, इनमें ये चीज़ें भी आ सकती हैं। अच्छा, अब बारी आती है इंटरनल मोनोलॉग की। इंटरनल मोनोलॉग क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके फीचर्स क्या हैं, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बनिस्बत के एक्सटर्नल मोनोलॉग के। इट रेफर्स टू सेल्फ टॉक, इनर स्पीच, इनर डिस्कोर्स, इंटरनल डिस्कोर्स ये भी कह सकते हैं हम। इट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ स्पीकर इन वर्ड्स। इट्स द टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, अक्सर औकात मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पे ये सवाल आता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करने लग गए तो वो एक हम ट्रैक से हट जाएंगे। लेकिन यह है कि मैं अभी इसी ट्रैक पे लेकर आप लोगों का लेक्चर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। It is used in all forms of fictions and some forms of non-fictions. Fictions क्या होते हैं? फर्जी, सेल्फ assumption, जिनकी रियलिटी नहीं होती, तो इसको हम fictions कहते हैं। In some cases, without some knowledge about the character's thought, it may be difficult for the reader to connect with the story. हाँ, ये इसका एक वीक पॉइंट है, एक ड्रॉबैक है इसका, कि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर इसका नॉलेज करेक्ट जो रीडर को नहीं होगा, तो क्या होगा, रीडर जो है वो स्टोरी को पिक नहीं कर सकता। और जब रीडर या लिसनर या ऑडियंस जब स्टोरी को पिक नहीं कर सकते तो उसका नुकसान क्या होगा, उनका इंटरेस्ट जो है वो हटना शुरू हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट हटेगा तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू नहीं देगी, वो क्रिटिक्स भी है जो है उसको अच्छी रैंकिंग नहीं देंगे। और इट इज़ यूज्ड टू शो इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है ये इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनल मोनोलॉग कहा जाता है। तो ये था हमारा इंटरनल मोनोलॉग। अब हम बात करते हैं स्पेशल जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके बारे में। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है मोनोलॉग की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये किस डिफरेंट जो है वो वाइड रेंजेस में इस्तेमाल होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन, speech or talk. It means a person is speaking to himself or someone else to reveal the specific intention of his actions. In literature, it is a poetic form that presents the speech or conversation of a person in dramatic manner. ड्रामेटिक मैनर मतलब वही चीज़ आ जाती है कि जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, इसमें कोरस आ जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसमें डिफरेंट डायलॉग्स आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और बताता चलूँ, अक्सर औक़ात मुझे व्हाट्सएप पे ये भी स्टूडेंट्स ने कहा है कॉन्टेक्ट करके कि सर आप अपने टिपिकल इंग्लिश एक्सेंट में क्यों नहीं बोलते। देखिए उसमें यह है कि मैं बोल तो सकता हूँ, लेकिन होगा ये कि अगर मैं टिपिकल इंग्लिश एक्सेंट में बात करूंगा तो बहुत से ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को पिक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आसान इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि वो हर एक के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो नेक्स्ट टाइप आती है इसकी, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग की टाइप्स क्या होती हैं, तो इसकी टाइप भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं हम जिसे कहते हैं। और भी टाइप्स होती हैं लेकिन मेजर ये 3 टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, जिसमें आ जाता है पहले नंबर पे रोमांटिक मोनोलॉग, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग। तीसरे नंबर पे है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका क्या है फीचर, सबसे पहले इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहले सिंगल पर्सन प्रेजेंट्स अ स्पीच, कि एक पर्सन है वो स्पीच को प्रेजेंट करता है। और इसका सेकंड फीचर ये है कि ऑडियंस का होना ना होना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑडियंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर ऑडियंस नहीं है तो रीडर है या लिसनर है। तीसरे नंबर पे इसका जो फीचर आता है, स्पीकर स्पीक्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर थ्रू हिज स्पीच। बहुत अहम पॉइंट है।
कि किसी भी ड्रामा में, किसी भी प्ले में, किसी भी पोइट्री में जो स्पीकर होता है ना, वो अपनी कन्वर्सेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से बता देता है कि करेक्टर किस तरह का है। तो जैसा कि आपको पता है, अक्सर औक़ात हमने सुन रखा है कि जब किसी भी इंसान को पहचानना है तो उसको इन इन तरीक़ों से पहचाना जा सकता है। उनमें सबसे अहम पॉइंट यही है कि उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ देखो। गुफ्तगू का अंदाज़ उसके करैक्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिवील करता है। तो इसी तरह से जो टेम्परामेंट है और जो करैक्टर है, वो जो प्रेजेंटर है वो अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। अब बारी आती है हमारी टिप्स फॉर राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी, ये बहुत अहम पॉइंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मोनोलॉग लिखने के लिए हमें किन पैरामीटर्स को फॉलो करना ज़रूरी है, और स्पेशली ड्रामेटिक मोनोलॉग को। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर अबाउट टू राइट ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट मस्ट हैव कॉन्टेक्स्ट इन द प्ले और ड्रामा और पोइट्री। कॉन्टेक्स्ट होगा, ये ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट के बगैर मोनोलॉग नहीं लिखा जा सकता, ना ही मोनोलॉग होता है। दूसरे नंबर पे बारी है, इट मस्ट स्टार्ट विथ स्ट्राइकिंग हुक दैट अट्रैक्ट्स द ऑडियंस और रीडर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट कहा इसने कि स्ट्राइकिंग हुक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कीवर्ड, की पॉइंट जो है वो ऑडियंस के सामने रख दिया जाए कि ऑडियंस एंड तक देखने पर मजबूर हो जाए। जैसा कि वही फिर दोबारा एग्जांपल लूँगा, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट। हैमलेट में बहुत ही अहम स्ट्राइकिंग हुक वही होती है कि वो एक बादशाह, हैमलेट एक प्रिंस होता है, उसके जो वालिद हैं वो बादशाह किंग होते हैं जिसका मर्डर हो जाता है। हैमलेट चूंकि जानता है कि उसके वालिद का मर्डरर कौन है, लेकिन पूरे प्ले में वो बदला लेने के बारे में सोचता ही रहता है। तो ऑडियंस इस चीज़ पे बेचैन होती है कि ये कब बदला लेगा कि नहीं लेगा। खैर वो एक अलग इशू है, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट हैमलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी अ लॉन्ग थॉट दैट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट इवेंट। वही बात आ गई कि पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में बताया जाता है। इट मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट लव और हेट। बिल्कुल कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो उसकी फीलिंग भी पीक पे होनी चाहिए, और अगर किसी से हेटर है, आपका नफरत करते हैं, तो उसकी फीलिंग भी हेट जो है वो हाई पीक लेवल पे होनी चाहिए। इट मस्ट हैव गुड एंडिंग। इसका एंड भी अच्छा होना चाहिए। एंड अच्छा होगा तो ही एक राइटर, एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर एक राइटर है, वो उसका स्टार्ट बहुत अच्छा है, बॉडी जो है मेन बॉडी भी अच्छी है, उसने बड़ा अच्छा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन अगर उसका कंक्लूजन या एंड अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये वाला राइटर जो है स्टार्ट और मिडल जो है वो अच्छा कर लेता है, लेकिन इसका जो एंड है वो सही नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ऑडियंस की जो जो अटेंशन होती है वो सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है, स्टार्ट भी, मिडल भी, और कंक्लूजन जो इसका एंड होता है। ये हैं इसकी टिप्स। नेक्स्ट बहुत आपको इसके बारे में बता दूं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कौन सी ऐसी पोएम्स हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की एग्जांपल्स हैं, यानी कि मोनोलॉग के बारे में प्रेजेंट करती हैं, जिसमें सबसे पहले बारी आती है माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और दूसरे नंबर पे आती है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्यूरोफ्रॉक बाय टी.एस. इलियट, और थर्ड नंबर पे द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, हॉक्स मोनोलॉग बाय टेड ह्यूज। तो ये हैं इनके तीन एग्जाम्पल्स, और भी हैं। तो आपने करना क्या है कि मैंने तो अभी आपको तीन बताई हैं, तो आपने मुझे कम से कम 5 और एग्जाम्पल्स बतानी है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को फॉलो करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गई होगी डिटेल में। और बहुत सौ के लिए ये पहली बार इंफॉर्मेशन सुनने को मिली होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और इसी तरह से नई नई नॉलेज, उस तरह के जो नॉलेज जो है, इस तरह के टॉपिक्स जो आपने पहले कभी नहीं सुन रखे हैं, आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं अप्रोच करूं और वो आपके सामने रखूं, ताकि आप जब पेपर अटेम्प्ट करें, या जब आप किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में जो यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं या कॉलेज फ़ेलोज़ हैं, आप उन तक ये लिंक जो है वो शेयर ज़रूर करें, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, उनका भी भला हो जाए। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हॉक्स मोनोलॉग के ऊपर है, और बहुत ही मज़े की पोइम है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।